मुझे बहुत खुशी है कि आज भारतीय लघुचित्र परंपरा पर व्याख्यान के लिए जाने माने कलाविद श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी पधारे हैं। मैं बहुत संक्षेप में उपाध्याय जी का परिचय यहाँ पर रखूंगा। उपाध्याय जी मध्य प्रदेश में मालवा की माटी के सरस्वती पुत्र हैं। भारतीय लघुचित्र परंपरा मिनिएचर पेंटिंग के दुनिया में जो गिने चुने विद्वान हैं, उनमें से नर्मदा प्रसाद जी हैं। आपने न केवल मध्य प्रदेश की लघुचित्र परंपरा बल्कि भारत की लघुचित्र परंपरा पर विभिन्न ग्रंथ लिखे हैं और लघुचित्र के साथ साथ भारतीय कला परंपरा पे उनकी अनेक पुस्तकें प्रतिष्ठित प्रकाशनों से छपी हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी हैं। बणी ठणी, जिसके विषय में हम जानते हैं, जो नागरी दास की प्रेयसी थी और जिनके चित्र की तुलना भारतीय मोनालिसा जिसको कहा जाता है, उस बड़ी छड़ी पर आपने एक बहुत सुंदर पुस्तक पाठकों को दी है। नर्मदा प्रसाद जी एक श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र जी का स्नेह उनको निरंतर मिलता रहा। विद्यानिवास जी के प्रिय पात्रों में रहे हैं नर्मदा प्रसाद जी। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने बुंदेली भित्ति चित्रों पर एक बहुत ही सुंदर एक पुस्तक का प्रकाशन किया। उसके लेखक नर्मदा प्रसाद जी हैं। और इसके अलावा विश्व के जो गिने चुने श्रेष्ठ कलाविद लघुचित्र परंपरा पर मिनिएचर पेंटिंग पर अधिकार रखते हैं, उनमें नर्मदा प्रसाद जी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय है लघुचित्र परंपरा, उस पर नर्मदा प्रसाद जी बोलें उससे पहले सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से भारतीय लघुचित्र परंपरा का संसार, उसका उजाला पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है। आनंद कुमार स्वामी ने जो लघुचित्र संग्रहित किए थे, वो जब पता नहीं कैसे बोस्टन संग्रहालय में पहुंच गए, अन्यथा वो भारत की धरोहर होते। हम सब जानते हैं लघुचित्र परंपरा में मालवा की जो चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा है, उस पर राय कृष्ण दास और उनके परिवार के लोगों ने बड़ा काम किया। और हम ये भी जानते हैं कि बुंदेली भित्ति चित्रकला कितनी समृद्ध रही है। ग्वालियर चंबल के भित्ति चित्रों पे, लघु चित्रों पर नर्मदा प्रसाद जी काम कर रहे हैं इस समय। लेकिन हम सब जानते हैं कि पहाड़ी चित्रकला, जिसमें बसोली, नूरपुर, टीरा सुजानपुर, गुलेर, इन सब स्थानों की चित्रकला आज से लगभग 300 साल पहले किस तरह से पूरी दुनिया में उजाला फैला रही थी। जो लघु चित्र परंपरा के जो विशेषज्ञ रहे हैं, डब्ल्यू जी आर्चर, दहेजिया जी, प्रतापादित्य पाल, उन सब ने तो काम किया ही है। नर्मदा प्रसाद जी ने जो हिंदी में जो ग्रंथ लघु चित्र परंपरा पर मिनिएचर पेंटिंग पे लिखे हैं, वो भी इस दुनिया की महत्वपूर्ण धरोहर है। मैं बहुत विनम्रता के साथ आदरणीय नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि आज के वक्तव्य की शुरुआत करें। धन्यवाद जयंती जी। आ, आज के इस आभासी पटल पर जुड़े हुए जीएसडीएस फोरम के सभी सम्माननीय सदस्य, इस कार्यक्रम के संयोजक, एक दृष्टि संपन्न मनीषी, मेरे पुराने मित्र और जिनके साथ मैं निरंतर भारतीय कला के आयामों पर कार्य करता रहा हूं, आदरणीय जयंत तोमर जी, आदरणीय आलोक जी, रणधीर जी, वेरोनिका जी। मेरे विनम्र मत में धरोहर अतीत का मोह नहीं होती,
इतिहास की चादर बिछती चली जाती है और उस पर इस धरोहर के विरासत के पदचिन्ह निरंतर अंकित होते चले जाते हैं। इस दृष्टि से विरासतें हमारे लिए प्रेरणा का स्पंदन होती है, हमारे लिए वे निरंतर गतिमान होती है, जड़ नहीं होती। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो भारतीय लघु चित्र हमारी ऐसी अनमोल विरासत है जो पूरे विश्व में अद्वितीय है। भारतीय लघु चित्रों को देखकर मेरे मन में ये विचार आता है, ये प्रश्न कौंधता है कि पहले धरती बनी होगी या रंग। और मुझे लगता है कि रंग पहले बने। उगा होगा सतरंगी इंद्रधनुष, फैली होगी सूरज की पीताभ आभा, चंद्रमा की चंदनी चांदनी, और ये सब रंग इकट्ठे होकर बाट जोहने लगे होंगे धरती के अस्तित्व में आने की। जब धरती अस्तित्व में आई होगी तो ये सारे रंग उसे सज्जित करने में जुट गए होंगे और फिर राह देखने लगे होंगे मानव जन्म की। जब मानव जन्मा होगा तो उसके मन की मुंडेर पर बैठकर इन्होंने सृजन के गीत गाना आरंभ किया होगा, और तब दसों दिशाओं से दौड़ती हुई रेखाएं आकर इनमें एकात्म हो गई होंगी। और इस तरह सृष्टि के पहले दिन से ही रंग का, चित्रांकन का यह उत्सव मनने लगा होगा। और सौभाग्य है हम सबका कि आज हम सब इस उत्सव के साक्षी हैं। हम सब इस उत्सव को मना लेने के लिए इस आभासी पटल पर एकत्र हुए हैं। भारतीय लघु चित्रों की यात्रा के संबंध में बहुत विस्तार से बात की जा सकती है, बहुत लिखा जा सकता है। और जैसा श्रद्धेय जयंती जी ने अभी इंगित किया, इसके बारे में उन्होंने विद्वानों के नाम दिए, वह सब हमारी अनमोल निधि है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैसे अप्रतिम मनीषी हुए हमारे यहाँ, जिन्होंने भारतीय लघु चित्रों का संग्रह किया और सबसे पहले 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक एक कृति लिखी, जिसके कारण इस अनुशासन के विधिवत अध्ययन करने की हमारे यहाँ एक परंपरा आरंभ। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने जो लघु चित्र इकट्ठे किए, वे चूंकि बोस्टन संग्रहालय के विभागाध्यक्ष थे तो वो जियोफिजिस्ट और भारतीय भी नहीं थे। उनकी माँ ब्रिटिशर थी और पिता श्रीलंकन थे, लेकिन उन्हें आधुनिक कला ऋषि कहा जाता है। और इसीलिए ये सारे लघु चित्र जो हैं उन्होंने एकत्रित किए थे। कुछ तो उन्होंने यहाँ के संग्रहालयों को दिए और शेष वो अपने साथ ले गए, जो उन्होंने बोस्टन संग्रहालय के अंदर संग्रहित किए। ऐसे ही डॉक्टर आर्चर का नाम लिया। डॉक्टर डब्ल्यू जी आर्चर जो एक ICS अधिकारी थे, उन्होंने भारत के अंदर बहुत विशेष रूप से लघु चित्रों की और पहाड़ी लघु चित्रों की परंपरा पे काम किया डॉक्टर MS रंधावा के साथ। और डब्ल्यू जी आर्चर के शिष्य हुए श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर रॉबर्ट स्केल्टन, जिनका जो 40 वर्षों तक विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के प्रभारी रहे और जिनका अपूर्व पितृवत स्नेह मुझे निरंतर मिलता रहा। तो ऐसे कई मनीषी हैं। अभी हमारे यहाँ जगदीश मित्तल जी हैं 90 के पार, और वहां अभी उन्होंने पूरी की पूरी पूरा एक संग्रहालय बनाया है भारतीय लघु चित्रों का, हैदराबाद में, जगदीश एंड कमला मित्तल म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट। तो इस तरह से हमारे यहाँ कला मनीषी बहुत हुए, कला चेशी बहुत हुए, कला मर्मज्ञ बहुत हुए। और जिसमें शीर्ष पर हमारे यहाँ डॉक्टर अपने राय कृष्णदास जी का, राय आनंद कृष्ण जी का नाम मिलता है, गोपी कृष्ण कनोडिया जी, और विशेष रूप से ये GD बिरला जी, बिरला संग्रह, कनोडिया संग्रह, ये मारवाड़ी लोग जो हैं, इन लोगों ने कला की, हमारे यहाँ भारतीय कला के संबंध में काफी उपादान एकत्र किए और इस दृष्टि से उन्होंने इस संबंध में बड़ा योगदान दिया। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वह विषयांतर होगा। यह तो प्रासंगिक था कि मैं कला इतिहासकारों के बारे में जानकारी दूं, जिसके संबंध में जयंती जी ने अभी इंगित किया।
लेकिन अब मैं बात करता हूं भारतीय चित्रांकन परंपरा की, जिसके विहंगावलोकन के बारे में हम संवाद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारतीय चित्रांकन परंपरा के संबंध में यदि हम बात करें तो हमको इसके कई नाम मिलते हैं। इसका नाम मिलता है आलेख, चित्राभास, चित्रकर्म, ललित कला, रूपलेखा, कल्पवल्ली। फिर हमारे यहाँ 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसके अंदर चित्रों के भेद बताए गए हैं, सत्य, वेणिक, नागर और मिश्र। और फिर इसके लक्ष्मण लक्षण बताए गए हैं, रूप भेद, प्रमाण, भाव, सादृश्य, लावण्य, योजना और वर्णिका भंग। ये 6 जो है उपांग चित्रांकन के हमारे यहाँ बताए गए हैं। फिर चित्र के कई नाम दिए हैं हमारे यहाँ मिलते हैं, चित्र है, चित्राभास है, फिर इसके बाद इसमें भित्ति चित्र है, पट चित्र है, रस चित्र है, धूलि चित्र है, सांझी है। और बौद्ध परंपरा में लेप्य चित्रों की भी एक श्रेणी हमारे यहाँ आती है। हमारे यहाँ दो बातें हैं यदि हम भारतीय चित्रांकन परंपरा के संदर्भ में बात करें। तो पहली तो ये कि इसके संदर्भ तो बहुत मिलते हैं, आरंभ से ही मिलते हैं। ऋग्वेद में ही एक ऐसे चित्र का विवरण मिलता है जो चमड़े पर बना हुआ अग्नि का चित्र है। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ एक निरंतर परंपरा मिलती है, कठोपनिषद में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, भरत के नाट्यशास्त्र में, ईसा पूर्व के जो ये सब ग्रंथ हैं, महाभारत में, रामायण में, इन सब में विपुल संदर्भ है। इसके बाद की परंपरा में हम कालिदास को चाहे ईसा पूर्व का माने या बाद में, लेकिन कालिदास के ग्रंथों के अंदर रूपायनों के विशेष संदर्भ है। एक तो कालिदास की भाषा बड़ी बिंबात्मक है जो हमारे मानस में एक चित्र खींचती है, और दूसरी बात ये कि उसके साथ साथ कालिदास ने चित्रों के बहुत सुंदर संदर्भ दिए हैं। यदि समय रहा तो मैं एक आध संदर्भ का उल्लेख भी करूंगा, लेकिन मुख्य रूप से जो चित्रांकन की बात अभी कर रहे हैं उस पर मैं केंद्रित रहूंगा। तो ये हमारे यहाँ निरंतर इसकी एक परंपरा चली आई है। और कालिदास के बाद फिर आप ये देख लीजिए, आपके बाणभट्ट ने, उत्तर रामचरित ने में भवभूति ने, और वहां से लेकर के भोज के 10वीं शताब्दी के सम्रांगण सूत्राधार में, और बृहदारण्यक जो मुनि हैं उनकी पंचदशी में हमें इसके चित्रांकन के विपुल संदर्भ मिलते हैं। हमें यह जानकर भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि बौद्ध और जैन परंपरा के अंदर भी इस पर व्यापक विमर्श हुआ है। हमारे यहाँ जैन परंपरा के अंदर विशेष रूप से कल्काचार्य कथा, कल्पसूत्र, औधर नियुक्ति और यशोधर चरित जैसे ग्रंथ हैं। मैं निवेदन करूंगा, मेरी एक कृति है भारतीय चित्रांकन परंपरा, जिसकी भूमिका श्रद्धेय पंडित जी ने, विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी है। और यह समय उनके स्मरण करने का इसलिए भी है क्योंकि वो हिंदी के एकमात्र ऐसे मनीषी हैं जिन्होंने हिंदी में चित्रांकन की परंपरा के ऊपर विशेष रूप से लघु चित्र परंपरा पर ध्यान दिया। अन्यथा यहाँ एक प्रसंगवश मैं यह भी उल्लेख करूं कि हमारे यहाँ काव्यों के आधार पर चित्र बने हैं, रसिक प्रिया पर बने, कवि प्रिया पर, महाभारत पर, रामायण पर, पोकर की रसबेली के ऊपर, मदिराम के रसराज पर, देव के अष्टयाम पर हमारे यहाँ चित्र भरे पड़े हैं, लघु चित्र भरे पड़े हैं। लेकिन हमारे विद्वानों के, संस्कृत और हिंदी के विद्वानों के दृष्टिपथ में ये चित्र नहीं आए। ये चित्र, इन चित्रों के संबंध में विश्लेषण हुआ ही नहीं है जब हम हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं। और जिन लोगों के हाथ, जिन स्कॉलर्स के पास, जिन विशेषज्ञों के पास ये चित्र गए, वो चित्र वो इस काव्य के मर्म से चूंकि अपरिचित थे, इसलिए दोनों के बीच में एक अंतराल रह जाता है। इन चित्रों की उनके व्यापक संदर्भ में व्याख्या नहीं हो पाती। इनको बनाने वाले जो थे वो मनीषी तो थे ही, वे काव्य पुरुष भी थे, चित्रकार भी थे। उन्होंने उसमें अपनी कल्पना का पक्ष भी जोड़ा। यदि रसिक प्रिया, कवि प्रिया के ऊपर बने चित्र तो ये हमारे यहाँ ये दोनों के बीच में जो अंतराल है, कम से कम हम इस तरह के विमर्श के माध्यम से जो जयंती जी ने आयोजित किया, हमें ये प्रयास करना चाहिए
कि भाई इसको समग्रता में हम कैसे देखें। हमारे यहाँ रहीम है जिन्होंने फ्रीड गैलरी में रामायण रखी हुई है, हम रहीम के दोहे और सोरठे ही पढ़ते हैं। उनका तो अपना एक, वो बड़े कलाचेशी व्यक्ति थे, और उनका तो अपना एक, अपनी एक चित्रशाला थी। ये जो चित्र जो बने हुए हैं, इन चित्रों के साथ हमारे काव्य का जो एक अटूट संबंध है, उस संबंध को समग्रता में देखने की आज आवश्यकता है। और विशेष रूप से हिंदी में इसलिए, क्योंकि हिंदी में हमारे यहाँ तो चित्रांकन की परंपरा के संबंध में साहित्य, प्रामाणिक साहित्य ही नहीं है। तो ये साहित्य जो है वो हमारे यहाँ बहुत आवश्यक है। और प्रसंगवश मैंने इसका उल्लेख किया, तो मैं लघु चित्र क्या होते हैं पहले आपको ये समझाना, बताना, अवगत कराना चाहता हूँ। आप तो सब मनीषी हैं, मैं क्या समझाऊंगा, लेकिन जो मेरी समझ है थोड़ा मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूँ। लघु चित्र, या जिसको अंग्रेजी में मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, ये लैटिन शब्द मिनिमम से बना है, और मिनिमम से मिनिएचर पेंटिंग शब्द बना है। तो ये मिनिमम का अर्थ तो हम जानते हैं, लघु होता है 10 बाई 45, अधिक से अधिक सेंटीमीटर के की परिधि के बीच में जो चित्र अंकित किया जाए, या जो घटनाएं अंकित की जाती हैं, वो लघु चित्रों की श्रेणी में आती हैं। पश्चिम के अंदर पोर्ट्रेट की अवधारणा है, उस पोर्ट्रेट की अवधारणा से हमारे यहाँ लघु चित्र का कोई संबंध नहीं है, लेकिन वहाँ मिनिएचर पेंटिंग में पोर्ट्रेट को, जिसको हम व्यक्ति चित्र कहते हैं, उसको भी माना जाता है। वहाँ दूसरी एक परंपरा लेड की भी है, कि भाई ये लेड की पृष्ठभूमि में बनाया गया जो लघु चित्र है, वो चित्र है, उसको अब हम लघु चित्र कहेंगे। तो ये लघु चित्र, ये जो है, ये इतने बारीक होते हैं कि इतने महीन इनके अंदर कारीगरी होती है कि यदि आप वेणी गुंफन करते हुए कृष्ण के लघु चित्र को देखेंगे, जो किसी पहाड़ी कलम में बना होगा या नाथद्वारा शैली में, तो राधा की वेणी के गूंथे जाने वाले पुष्प की एक एक पाखुरी को उसमें गिना जा सकता। राधिका यदि सदाफूली के मंडप में कान्हेरी शैली के बनाए गए लघु चित्र में बैठी हुई दिखाई देती हैं, तो उन सदाफूली के पेड़ पुष्पों की एक एक पंखुड़ी की गणना की जा सकती है। यदि माता सीता राम दरबार में बैठी हैं, तो उनकी साड़ी की एक एक धारी को गिना जा सकता है। यदि समुद्र की या नदी की लहरों को चित्रित किया है चितेरे ने, तो उस लहर, उस एक एक लहर की गिनती की जा सकती है। हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है उसको यदि देखें, तो उस तालाब के अंदर तैरती हुई मछलियों की भी आप गणना कर सकते हैं। इतना बारीक काम, क्योंकि उस समय की सामग्री बड़ी विशिष्ट थी। गिलहरी के कानों से, बकरी के कानों से बाल निकाल कर उससे जो है वो बनाए जाते थे ब्रश, और उस तूलिका से जो है वो इन लघु चित्रों का निर्माण किया जाता था। तो ये लघु चित्र जो है, इसकी परंपरा हमारे यहाँ रही होगी पहले, लेकिन हमारे यहाँ लघु चित्र से पहले की जो भारतीय चित्रांकन परंपरा है, उसमें जैसे मैंने निवेदन किया, संदर्भ तो मिलते हैं लेकिन साक्ष्य नहीं मिलते। बहुत बाद में मिलते हैं साक्ष्य, हमारे यहाँ लगभग नष्ट हो गए। साक्ष्य जो है वो आपके यहाँ है, तो साक्ष्य सबसे पहले के साक्ष्य यदि गए तो भीमबेटका तो प्रागैतिहासिक है, शंकरगढ़ के चित्र, मिर्जापुर के, ये सारे प्राचीन है। लेकिन बाद के चित्र यदि हम देखें, तो उसमें हमको दिखाई देते हैं अजंता के चित्र। राय कृष्णदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, क्या नहीं है अजंता। केवल 4 गुफाओं के चित्र बचे हैं, लेकिन भिक्षु, ब्राह्मण, सैनिक, राज परिवार, कंचुक, प्रतिहार, निरीह सेवक, निर्दय वधिक, शांत तपस्वी, साधु के वेश में धूर्त, कुलांगना, परिचारिकाएं, विदेशी नागरिक। और ये तो चित्रित है ही, भाव चित्रित है, प्रेम, लज्जा, हर्ष, हास्य, शोक, भय, आश्चर्य, क्रोध और उत्साह। ये सारे चित्र उन्होंने पूरी गणना करके बताया है राय कृष्णदास जी। अजंता की चित्रकूट पढ़िए या उनकी भारतीय चित्रकला, उसमें उन्होंने बताया है कि ये अजंता में पूरा लोक विद्यमान है। जैसा शिल्प में खजुराहो में 10वीं शताब्दी में हम जो पूरे लोक को देखते हैं, वही लोक हमारे यहाँ अजंता के अंदर दिखाई देता है।
तो ये परंपरा फिर बाघ में चली आई चौथी पांचवी शताब्दी में, फिर बदामी और सित्तनवासल में जो है वो छठवीं सातवीं शताब्दी में। अजंता के चित्रकूट जो है, अजंता के चित्र, वो तो दूसरी शताब्दी के शुंग वंश से लेके छठवीं शताब्दी के वाकाटक राजाओं के समय तक बने। उसके बाद सित्तनवासल में बने, बदामी में बने, और आठवीं शताब्दी में एलोरा के अंदर जो है वो चित्र बने। ये परंपरा राजा भोज के भतीजे उदयादित्य के समय तक 11वीं शताब्दी तक भित्ति चित्रों की चली आई। और भित्ति चित्रों के संबंध में जैसा कि अभी तोमर जी ने कहा, मैंने मालवा और बुंदेलखंड के चित्र, लघु भित्ति चित्रों के संबंध में तो एक पूरा विश्व कोश जैसा ही कार्य हुआ है। अब मैं और तोमर जी के साथ ही ग्वालियर की जो चित्रांकन परंपरा है, विशेष रूप से ग्वालियर और चंबल अंचल के जो भित्ति चित्र हैं, और उसके बाद फिर हम लघु चित्रों के बारे में भी बात करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। तो ये जो परंपरा हमारे यहाँ चली आई भित्ति चित्रों की, ये चली आई सातवीं आठवीं शताब्दी तक। और 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच में जो लामा तारानाथ ने इतिहास लिखा है हमारे यहाँ चित्रकला का, उसने इंगित किया है कि ये चित्र जो है ये बने थे लंबे काल में। और सातवीं शताब्दी में वो कहता है कि भाई पश्चिम भारत के अंदर एक चित्र शैली जन्मी थी। लेकिन वास्तव में हमें साक्ष्य जो मिलते हैं या जिसकी परंपरा मिलती है, वो हमें मिलती है पाल राजाओं के शासनकाल में, जो बंगाल में थे 10वीं शताब्दी में। और ये आश्चर्य की बात है कि इतनी दूर अजंता है, लेकिन उसका प्रभाव पाल शैली के ऊपर पड़ता है। धर्मपाल और दिक्पाल जो शासक थे वहां के, उन्होंने जो चित्र बनवाए, वो चित्र बनवाए पंचमयूरी गड्डाक्ष के ऊपर, वो बनवाए उन्होंने प्रज्ञा पारमिता के ऊपर, वो बनवाए उन्होंने बुद्ध के विभिन्न जातकों के ऊपर। तो ये सारे के सारे जो चित्र की परंपरा है, वो ताड़पत्र और भोजपत्र के ऊपर उस समय बनी। ताड़पत्र और भोजपत्र हमारे यहाँ कागज तो 14वीं शताब्दी में आया। इसके पहले भुर्जपत्र के ऊपर, ताड़पत्र के ऊपर ही चित्र बनते थे और सचित्र ग्रंथ लिखे जाते थे। तो ये बंगाल के अंदर 10वीं शताब्दी में पाल शैली के माध्यम से इन लघु चित्रों की परंपरा हमें दिखाई देती है, जिसमें चौकोर अधरोष्ठ है, जिसमें बंकिम देह यष्टि है, जिसमें झुका हुआ सिर है, जिसमें पतली कमर है और बड़ा भव्य अलंकार। ये पाल शैली की विशेषताएं हैं। उसके बाद उसमें बौद्ध ग्रंथों जिनका मैंने उल्लेख किया वे निर्मित हुए। बाद में जैन परंपरा के अंदर हमारे यहाँ शुरुआत होती है। और अब आप ये देखिए कि कला, साहित्य, ये किस तरह से एक साथ जुड़ते हैं, यह अंतरानुशासन कैसे होता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण राय कृष्णदास जी ने दिया, जो स्वयं भी बड़े अच्छे ललित गद्यकार थे, और ललित गद्य जिन्होंने लिखा, और साथ ही साथ जो किंवदंती पुरुष के रूप में हमारे बीच में प्रतिष्ठित है। उन्होंने भारत कला भवन बनाया, अपनी सारी संपत्ति सब कुछ देने के बाद उन्होंने जो है वो लघु चित्र एकत्रित किए, और उसको किसी का नाम नहीं दिया। उन्होंने अपना व्यक्तिगत नाम भी नहीं दिया, अपने पुरखों का नाम भी नहीं दिया, किसी भगवान का नाम भी नहीं दिया, उन्होंने भारत का नाम दिया। भारत कला भवन के नाम से उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो राय कृष्णदास जी ने उस परम उस शैली को कहा अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली के चित्र जो है वो अ, खिलौनों के समान होते हैं, और खिलौनों के समान में उसमें फार्दर आई होती है, मतलब बाहर, नाक से बाहर आंख निकली हुई दिखाई देगी आपको इन चित्रों में। और गतिशील नहीं होते हैं, जड़त्व होता है, कोई उनके अंदर सौंदर्य नहीं होता है। तो राय कृष्णदास जी ने कहा कि भाई मैं इसको अपभ्रंश शैली का नाम देता हूं। इसलिए देता हूं क्योंकि ये जैसी भाषा है वैसे ही चित्र बने। आप ये देखिए कहाँ अंतरानुशासन हमें दिखाई देता है भाषा और चित्रांकन की परंपरा। तो अपभ्रंश शैली में उन्होंने जो चित्रांकन किए, उसमें कल्पसूत्र बना, कालकाचारी कथा बनी, औधर नियुक्ति बनी। मैंने विस्तार से अपनी कृति कभी आप देख पाए जैन चित्रांकन परंपरा में इन सब का उल्लेख किया है। तो वो परंपरा 11वीं शताब्दी से 15वीं 16वीं शताब्दी तक चली, जो अपभ्रंश शैली की परंपरा थी। और उसके बाद फिर मैं बहुत विस्तार से तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय की बाध्यता है। लेकिन उसके बाद जैसे हमारे यहाँ
सल्तनत काल आता है, तो इस्लाम में तो मनाही थी, किसी भी तरीके का चित्रण जो है वो उसके अंदर नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर भी लोधी काल में आरण्यक पर्व महाभारत का चित्रित हुआ, कुरान के सचित्र पन्ने बने, भ्रगावत और लौचंदा जैसी जो है वो कृतियां जो कुतुबन की थी वो चित्रित हुई, बिल्हण की जो है वो कथा चित्रित हुई। एक महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर अभी जयंत जी ने भी संकेत किया, एक पालम और ग्वालियर के बीच में एक परंपरा बनी थी जिसे कुल्हेदार शैली भी कहा जाता है, और जिसे चौर पंचाशी का शैली भी कहा जाता है। उसके 30 हमारे पास उदाहरण है। ग्वालियर के अंदर तो बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, न केवल संगीत की बल्कि चित्रांकन की। और रायधू जैसे महान कवि हुए इस क्षेत्र में, जिन्होंने अनेक जैन ग्रंथ लिखे। ये जो आपकी यहाँ घाटी में जैन मूर्तियां दिखाई देती हैं, इनके साथ एक महान परंपरा जुड़ी जुड़ी हुई है। गिरिराज मंदिर में जो चित्र बने हुए हैं, चितारा ओली जो बनी हुई है जयाजी राव सिंधिया जी के समय की, या मोती महल में जो रागमाला के चित्र बने हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अचानक नहीं बने हैं। इनके पीछे एक समृद्ध परंपरा रही है। ग्वालियर के एक महान कलाकार नंद ग्वालियरी रहे, जिन्होंने अकबर के दरबार में, अकबर के यहाँ काम किया। तो ये ग्वालियर के अंदर पालम और ग्वालियर के बीच में जो चौर पंचाशी का शैली थी, या जिसे पालम शैली कहते हैं, जिसमें एक कुलह निकली हुई पगड़ी में कहते हैं, कुलहदार टर्बन जिसको कहते हैं, वो शैली जो है वो बिल्हण के ग्रंथों के अंदर जो सचित्र बनाए गए दिखाई देती। ये सल्तनत काल के बाद फिर आता है मुगल काल, जो 1526 से आरंभ होता है। बाबर तो एक कलाचेशी व्यक्ति था, उसने बेहजाद की जो कला थी उसकी आलोचनात्मक समीक्षा की है बाबरनामे में, बाबरी में मिसेस बेवरिज ने विस्तार से उसका विवरण भी दिया है। लेकिन उसके समय में कोई चित्रशाला नहीं रही, उसका समय तो कम था। हुमायूं के समय में वो, उसका समय तो जो है वो आते जाते ही बीता, भागते दौड़ते बीता। और जैसा स्टेनली लेनपूल ने कहा है कि ही टम्बल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ एंड ही टम्बल्ड आउट ऑफ इट। लाइब्रेरी से, अपने ग्रंथालय से गिरकर उसकी मृत्यु हुई, तो जैसा वो लुढ़कता रहा जीवन भर, वैसे ही लुढ़कते हुए उसकी मृत्यु हुई। लेकिन फिर भी वह कलाचेशी व्यक्ति था, और अपने साथ अब्दुल समद और मीर मुसव्विर जैसे कलाकार कहा जाता है कि वहां से आए। लेकिन हमारे यहाँ जो एक समन्वय की शैली जन्मी, वो अकबर के समय में अब्दुल कादर बदायूनी ने उसकी विस्तार से जो है वो से ने अकबर ने अनुवाद कराया। और जैसा मैंने संकेत किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने रामायण चित्रित कराई। उसके दो सेट हैं, एक तो फ्रीड गैलरी में है, जयपुर में है। अब्दुल रहीम खाने खाना ने अपने यहाँ चित्रावली चित्रित कराई रामायण की। तो ये महाभारत चित्रित हुआ, रामायण चित्रित हुई। हमजानामा जो है वो गुलाम मोहम्मद शेख साहब ने इसके ऊपर काम किया। 15 वर्षों तक हमजानामा तैयार किया गया अकबर के समय में। अकबर की चित्रशाला के में जो है जितने हजारों सचित्र ग्रंथ थे, और ज्यादातर सचित्र ग्रंथ अब हमारे यहाँ नहीं है, विदेशों में है, विशेष रूप से विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम में, लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम में। यहाँ ये सचित्र ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अकबर का काल जो था वो एक समन्वय का काल था। अकबर ने ज्यादातर सचित्र ग्रंथ तैयार कराए, मुरक्के या एल्बम जिसको कहते हैं वो बनवाए। लेकिन इसका सर्वश्रेष्ठ काल आया जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में जो चित्र बने वे शबीह थे। अ, शबीह मतलब छवि से बना है, शबीह मतलब जो जिसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, वो उसने व्यक्ति चित्र बनवाए। और वो स्वयं भी जो है वो बड़ा प्रेमी था चित्रों का। जहांगीरनामा में उसने विस्तार से लिखा है। गोवर्धन जैसे और उस्ताद मंसूर जैसे, अबुल हसन जैसे कलाकार उसके यहाँ थे, जिसे उसने नादिरुल अश्र की, नादिरुज्जमा की उपाधियां दी थी। मतलब विश्व का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जिसको कहा उस्ताद मंसूर को। कश्मीर की यात्रा पर जब वो गया तो उसने उससे चित्र बनवाए। तो ये जहांगीर के समय में राय कृष्णदास जी का मानना है कि सर्वश्रेष्ठ जो
काल है मुगल काल की चित्रांकन परंपरा का, वो जहांगीर के समय का है, जिसमें बारीक से बारीक पूरा प्रकृति का, निसर्ग का चित्रांकन भी होता है और दूसरे दृश्य भी उभरते हैं। ईरान में तेहरान की लाइब्रेरी में उसके मुरक्के रखे हुए हैं, गुलशन लाइब्रेरी में। अ, इसके बाद का काल जो है वो शाहजहां का है। शाहजहां स्थापत्य का प्रेमी था, चित्रकला में उसकी रुचि बहुत कम थी, लेकिन उसके यहाँ ऑर्नामेंटेशन बहुत था, अलंकरण बहुत था, और उसके कारण चित्र में सजीवपन जो जहांगीर के समय में था वो समाप्त हो जाता है। शाहजहां के समय में अलंकरण की का प्राधान्य होने के कारण, अलंकरण की के प्रभुत्व रूप से प्रयुक्त होने के कारण चित्र जो है वो अलंकारिक दिखाई देते हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पादशाह नामा है, जो विंडसर कैसल म्यूजियम के अंदर अभी इंग्लैंड में रखा हुआ है। और जो उसके जीवन काल में उसकी आत्मकथा के रूप में जो उसकी लिखा गया था, तो वो जो है वो शाहजहां और औरंगजेब के समय में तो चित्रकला का ह्रास हो जाता है। वो तो घोर इस्लाम में चूंकि चित्रकला निषिद्ध है, इसलिए उस चित्रांकन को जितना भी हतोत्साहित किया जा सकता था तो वो किया। तो कहाँ अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाह नामा, और कहाँ औरंगजेब जिसने ग्वालियर के किले में बंदी अपने रिश्तेदारों के चित्र बनवाए, जिनको रोज एक पोस्त का अफीम का प्याला पिलाया जाता था, और फिर वो देखता था कि इनका स्वास्थ्य जो है वो कितना गिरा है, उसमें डिटेरियोरेशन कितना हुआ है, वो इस काम के लिए चित्र बनवाता था। औरंगजेब के समय में जो चित्रकला का ह्रास हुआ, उसके कारण यहाँ के जितने भी चितेरे थे वो सारे के सारे राजस्थान और पहाड़ों की ओर चले। और ये बड़ा सुखद काम, इसलिए कि तब भारतीय परिप्रेक्ष्य, हमारी देशज परंपराएं, हमारे देशज साहित्य और उसके मर्म से ये कलाकार जुड़े। और उन्होंने जो मुगल कलम की बारीकियां थी, उसका समन्वय जो है वहाँ की देशज परंपरा के साथ किया। और एक ऐसी शैली हमारे यहाँ राजस्थान और पहाड़ के में राजपूत शासकों के समय में पुष्पित पल्लवित हुई, जिसकी मिसाल दुनिया में हम दूसरी नहीं देख सकते। राजस्थान में ये लोग गए तो राजस्थान 4 हिस्सों में बटा हुआ है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढार। अब मेवाड़ के अंदर हुआ ये कि मेवाड़ में जैसे गए तो वहां जो स्थान विशेष की शैली थी, उसके साथ समन्वय हुआ इस शैली का। और फिर उस स्थान के नाम से ही नामकरण उस शैली का हो गया। जैसे मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सांवर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, भेगू। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, घाणे राव, भिनाए और जूनिया जैसे छोटे छोटे ठिकाने। हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़। और ढूंढार क्षेत्र में आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा, झिलाए, इसरदा, सामोद और शाहपुरा। ये स्थान वैसे थे जहां ये चित्र बने। इसके बारे में बहुत विस्तार से बात की जा सकती है। बहुत सारे जो हमारे चित्रकार हैं उनके नाम लिए जा सकते हैं, चोखा, बगटा और बैजनाथ जैसे महान चित्रकार, जो देवगढ़ जैसे छोटे ठिकाने में जिन्होंने अद्भुत चित्र बनाए, या साहिबदीन और मनोहर जैसे, अली जैसे महान चित्रकार, जिन्होंने पूरी रामायण, साहिबदीन की रामायण जानी जाती है। मेवाड़ में राजा जगत सिंह के समय में 1628 से 1652 के बीच में जो चित्रित हुई। और राणा भीम सिंह ने जिसे कर्नल टाट को भेंट कर दिया था, जो अभी ब्रिटिश म्यूजियम में है। और मेरे मित्र डॉक्टर जेपी लॉस्टी ने अपना पूरा जीवन इस रामायण के अध्ययन में लगाया। तो ये जो है वो इसके बारे में विभिन्न शैलियों की विशेषताओं के संबंध में, उन शैलियों के चित्रकारों के संबंध में, वहाँ की परंपराओं के संबंध में बात करना बहुत लंबा होगा। लेकिन वहाँ के जो विषय थे उसमें मुख्य था कृष्ण लीला, उसमें था कृष्ण लीला में भी दान लीला, और उसमें था शिकार के, होली के मुख्य रूप से दृश्य। रामलीला भी चित्रित की गई, सचित्र रामायण बनी है जयपुर में, लेकिन मुख्य जो था वो चित्रांकन, वो चित्रांकन था आप कृष्ण लीला का। और जैसा तोमर साहब ने कहा, इसमें रची बणी ठनी। बणी ठनी अ, जो है वो किशनगढ़
इस सीप में समाया हुआ एक मोती है। और इतनी सुंदर है, मैंने मोनालिसा भी पेरिस में देखी, कई बार देखी वहां। और भी दूसरे चित्र देखे, रॉफेल के देखे, लियोनार्डो डी विंची और उसके और दूसरे चित्र भी देखे। लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं है। एरिक डिकिंसन और कार्ल खंडाला वाला जब गए वहां देखने के लिए, किशनगढ़ महाराजा ने जब इसका चित्र दिखाया तो बोले कि वो एरिक डिकिंसन दंग रह गए। वो मेयो कॉलेज में प्रोफेसर थे अंग्रेजी की। उन्होंने कहा मुझको लगता है जैसे कि कोई अबिसिनियन सुंदरी जो है वो अबोरा पर्वत के ऊपर गान कर रही हो, ऐसा अनुभव मुझे यह चित्र देखकर। तो जो बनी ठनी का चित्र है, आपने सबने देखा होगा, शास्त्रोक्त नायिका के जितने लक्षण हैं उसमें चित्रित किए गए हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि सौंदर्य की क्या बिसात, जो राधा को के सौंदर्य को जो है वो अपनी परिधि में समेट ले। इसलिए ये सौंदर्य का चित्रांकन नहीं है बड़ी ठड़ी, ये सौंदर्य का राधांकन है। केवल उसे राधांकन की ही संज्ञा दी जा सकती। तो ये किशनगढ़ में जो निहाल चंद ने बड़ी ठड़ी बनाई, और बाद में नागरी दास जो महान कवि हुए वृंदावन गए, वहां उनकी दोनों रहे, वहां उनकी समाधियां हैं। तो सावंत सिंह और रसिक बिहारी के नाम से बड़ी ठड़ी ने कवित्व लिखे। और प्रसंगवश मैं यह भी बताता चलूं कि इसको सौभाग्य की पराकाष्ठा कहिए, ईश्वर की कृपा की पराकाष्ठा कहिए, कि रसिक बिहारी या बड़ी ठड़ी जिसको कहते हैं, वो तो एक गुलाम के रूप में बेची गई थी दिल्ली की मंडी में 50 अशरफी में राजा राज सिंह को, किशनगढ़ में के जो महाराजा थे। लेकिन उसका सौभाग्य है कि जिसके माता का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, वो वृंदावन में आई, रसिक बिहारी के नाम से उसने कवित्व लिखे। और उसने उसका उसके लिखे हुए कवित्व को सुने बिना बांके बिहारी सोते नहीं। 300 वर्षों की परंपरा है। गोस्वामी जाते हैं, कवित्व सुनाते हैं उनको रसिक बिहारी का, और फिर शाल उड़ाकर लौट कर आते हैं। तो ये बड़ी ठणी की ये जो जयंत जी कह रहे थे, मैंने एक संक्षिप्त उसकी बायोग्राफी लिखी है, उसकी आत्मकथा ब्रज संस्कृति शोध संस्थान से प्रकाशित हुई। तो उसको जरूर कभी अवसर मिले तो आप देखिएगा। उसमें उसका पूरा वर्णन है, चित्र किशनगढ़ की चित्रकला जो है उसका वर्णन है। तो ये परंपरा जो है वहां हुई। अब आप पहाड़ों की ओर आइए, तो जैसा अभी बताया जयंत जी ने, ये कांगड़ा, बसोहली, नूरपुर, बिलासपुर, मानकोट, मंडी, ये सारे जो हैं छोटे छोटे स्थान हैं, छोटी छोटी जगह है। लेकिन इनमें सर्वश्रेष्ठ शैलियां थी कांगड़ा की और बसोहली की। कांगड़ा शैली जो है उसमें तो मानकू ने, पंडित सेऊ के लड़के ने, जो मानकू थे और उनका छोटा भाई नैनसुख, उन्होंने बहुत जबरदस्त चित्र बनाए। मानकू ने जो गीत गोविंद बनाया वो तो बड़ा अद्भुत गीत गोविंद है। और उसके बाद जो है वो फिर पहाड़ की जितनी भी हमारी यहाँ मिलती हैं शैलियां, वो उन शैलियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो बाद में तो चित्रित हुई, मतलब वो पुरानी शैलियां नहीं है। लेकिन उन शैलियों में कृष्ण लीला बहुत आयत से चित्रित की गई, रसमंजरी चित्रित की गई, गीत गोविंद चित्रित किया गया। और अब शांगरी करके एक जगह है बाहू, वहां उसको चित्रित किया गया। रामायण को डॉक्टर बी एन गोस्वामी ने उस पर विस्तार से लिखा है, जगदीश मित्तल जी ने विस्तार से लिखा है पहाड़ी मास्टर्स में। तो वो उन शैलियों के अंदर जो विशेषता थी वो थी कृष्ण लीला। और कृष्ण लीला में के चित्र जो है वो अभी राष्ट्रीय संग्रहालय में भी दिल्ली में रखे हुए हैं। डॉक्टर एम एस रंधावा ने उसके ऊपर विस्तार से काम किया है। राजा संसार चंद्र ने जो काम किया वो अद्भुत काम था। पंडित सेऊ की परंपरा की जो पीढ़ी थी, उसकी 3 पीढ़ियों ने, रांझा तक 1829 तक वो परंपरा चली और उन्होंने ये चित्र बनाए हैं। नैनसुख के ऊपर मैंने जो काम किया है उस कृति में विस्तार से इन सबका वर्णन दिया गया है। फिर हमारे यहाँ मालवा की शैली जो है वो सबसे पुरानी शैलियों में से एक शैली है। मालवा की शैली जो है वो, उसमें रामायण भी चित्रित हुई, उसमें कवि प्रिया भी चित्रित हुई, रसिक प्रिया चित्रित हुई, और सबसे बड़ी बात की रागमाला चित्रित हुई। 1680 में जो रागमाला थी, वह रागमाला चित्रित हुई, जो अभी राष्ट्रीय संग्रहालय में
रखी हुई है। और उस रागमाला की परंपरा का निरंतर ही नहीं थमा। फिर राघोगढ़ आता है मध्य प्रदेश में, जो मालवा के अंतर्गत आता है। वहां राजा धीरज सिंह के समय से 1695 से लेकर और 1725 तक का उनका काल था। उस काल में बहुत सुंदर चित्र बने। और ऐश्वर्या जी जो उनकी पत्नी थी, उनके समय में बहुत शानदार उन्होंने चित्र बनवाए। और ये जो चित्र है मालवा की शैली के माधवदास और उसके शिष्यों ने जो परंपरा आरंभ की, उसमें अमरूक शतक के ऊपर चित्र बने, उसमें बाल गोपाल स्तुति के ऊपर चित्र बने, हमारे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जो चित्र थे बने। और इसी तरह की परंपरा जो है वो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में लघु चित्रों की रही, जिसमें ओरछा में चित्र बने, दतिया में चित्र बने। दतिया में राजा वीर सिंह के समय की 1610 की तो रागमाला है, वो भित्ति चित्रों की है लेकिन अद्भुत है। और मोती महल के जो रागमाला के चित्र हैं 1872 में जयाजी राव जी सिंधिया के समय में बने। तो इन सब का अध्ययन जो है वो अभी व्यापक रूप से हमारे यहाँ नहीं हुआ। तो ये मालवा में चित्र बने, फिर इसके बाद हमारे यहाँ कच्छ में चित्र बने, पूर्वोत्तर भारत में बंगाल में चित्र बने, जिसमें कालीघाट की शैली जो है वह शैली बड़ी प्रसिद्ध थी। उसमें माता काली के चित्र बनाए गए, उस समय के अभिजात वर्ग के लोगों के चित्र बनाए गए, उनसे जुड़ी हुई कथा की विदंतियों के चित्र बनाए गए। फिर आसाम में मैं अभी गया तो अभी मैं तो दंग रह गया वहां देख करके। एक विस्तृत परंपरा 16वीं शताब्दी से कृष्णदेव जी के समय की है। माधव कंदली की रामायण सचित्र है वहाँ, पूरा जो है वो कृष्ण चरित जो है वो चित्रित है। तो ये जो पूर्वोत्तर की शैलियां हैं, जिसमें उड़ीसा के अंदर पटचित्र बने, बंगाल के अंदर जो है वो पटचित्र बने, ये परंपरा हमारे यहाँ, फिर इसके बारे में विस्तार से बात की जा सकती है। लेकिन मैं संक्षेप में कहूं कि ये परंपरा हमारे यहाँ आई और फिर कंपनी शैली के चित्र बने। कंपनी शैली के चित्रों के अंदर जो है वो इप्पे संग्रहालय के इप्पे संग्रह है। और भी हमारे यहाँ परंपरा रही है। तो ये सामग्री के बारे में मैंने बताया, रंगों के बारे में अब बात की जा सकती है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जा सकती है। लेकिन तोमर जी 2 मिनट और लूंगा मैं ये कहूं कि हमारे यहाँ जो मैं जो आरंभ में बात कर रहा था, ये मैंने चित्र विशेष रूप से मेरे पीछे लगाया। मैं हटता हूं, इसको जरा आप देख लीजिए। ये चित्र जो है इसमें राधा और कांगड़ा शैली का चित्र है। राधा और कृष्ण जो है वो आमने सामने बैठे हुए हैं। कृष्ण जो है वो बड़े उत्फुल्लित हैं क्योंकि राधा उनके सामने है, बड़े उनके आंखों से स्नेह झर रहा है। और राधा जो है वो संकोच के कारण नीचे उनकी पलकें हैं, आंखें हैं, वो कृष्ण की तरफ देख भी नहीं पा रही है। तो चितेरे ने जो राधा की को जो कमल की पाखुरियों से ढका है, वो कमल की पाखुरियां नीचे की ओर है, और कृष्ण की जो पाखुरियां हैं लोटस की, कमल की, वो उत्फुल्ल है, प्रसन्न है, इसलिए ऊपर की ओर। तो इस तरह से जो है वो बिहारी के दोहों के ऊपर और इन पर जो चित्र बने, उसमें कलाकार ने अपनी कल्पना भी जोड़ी। और जैसा अभी मैं कहूं कि इसके बारे में बहुत विस्तार से बात की जा सकती है। मुसाफिर हम तो समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे तुझ में तो बहुत काम रफू का निकला। तो ये रफू का इतना काम है भारतीय चित्रांकन परंपरा के संबंध में कि हम देखते ही रह जाएं, उसके बारे में विमर्श करते ही रह जाएं। लेकिन यह कथा जो है, ये कहानी जो है भारतीय चित्रांकन परंपरा की, ये कहानी जो है वो रूप की कहानी नहीं है, ये रूप के पार जाने की कहानी है। ये देखने की कहानी नहीं है, ये व्यापार की कहानी नहीं है। और इसीलिए कहा है कि देखने के बाद जितना अनदिखा है रूप है वो, देखना तो दृष्टि का व्यापार है, दर्शन नहीं है। धन्यवाद। श्रद्धेय नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी ने आज जो व्याख्यान दिया है वो अत्यंत स्मरणीय व्याख्यानों में से। ये जरा भी नहीं लगा कि ये ऑनलाइन है, और बिल्कुल हम लोग ऐसा लगा कि जीवंत हम लोग आपको सामने
बैठ के सुन रहे हैं। और सबसे अच्छा तो ये लगा कि आपने पीछे पृष्ठभूमि में जो चित्र लगाया है उससे पूरा परिदृश्य एकदम से खिल उठा, और सीधे सीधे हम लोग उस विषय के साथ जुड़े। और आपने बड़े अच्छे ढंग से उस चित्र के विषय में हमको बताया। पर आपने ये भी कहा कि ये दृष्टि के पार, चित्र के पार जाने की बात है। और गागर में सागर ही कह सकते हैं इसको। इसके लिए और कौन सा शब्द मैं कहूँ कि इतने कम समय में आपने समूची भारतीय चित्रांकन परंपरा पे और लघु चित्र परंपरा पे इतना सुंदर वक्तव्य आपने दिया। आपने ये भी बताया कि किस तरह से साहित्य का संबंध भारतीय चित्रांकन परंपरा से रहा है, चाहे वो बिहारी सस्सई हो, गीत गोविंद हो। और इतनी व्यापक ढंग से आपने इसको प्रस्तुत किया है। हम आपके हृदय से आभारी हैं। मैं रणधीर गौतम जी से निवेदन करूंगा कि अ, जो हमारे सम्माननीय श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं, वो अगर कुछ प्रश्न श्रद्धेय उपाध्याय जी से करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। अ, मैं निवेदन करूंगा सपना कमल जी से कि वो अपने को अनम्यूट करके और एक छोटी टिप्पणी या कुछ सवाल करें। धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैंने इतना आ, जैसे इन्होंने कहा कि गागर में सागर भरना, तो मैं तो कोशिश कर रही थी कि मैं इनके शब्दों को कैच कर पाऊं और समझ पाऊं कि ये मतलब कितनी डेप्थ से हमारे इस कल्चरल एस्पेक्ट को वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो मुझे लग रहा है कि मैं एक तुच्छ प्राणी अपने आप को कहूंगी, मतलब इनकी प्रेजेंटेशन के सामने। की सीरियसली मुझे हमें लगता है कि हमारे को मतलब कितना कम ज्ञान है अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता के बारे में। तो मैंने जितने भी सेशंस मतलब आपके साथ 3-4 मैंने अटेंड किए हैं, मुझे सीरियसली लगता है कि हम लोग एक तरह से डिग्रीज लेकर अपने आप को मतलब एम्पावर कर रहे हैं कि ओके हमने ये डिग्री कर ली, हमने पीएचडी कर ली, ये कर लिया, लेकिन हमारी जो लर्निंग है अबाउट आवर ओन कल्चर, उसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे को कितनी कम समझ है। मतलब आई एम सो ग्लैड कि प्रोफेसर आनंद कुमार ने मुझे ये एक आपके साथ मुझे संपर्क में लाया और मैं इस फोरम का पार्ट बनी हूँ। और मुझे मतलब एटलीस्ट ये सब सुनने के बाद और जिज्ञासा जरूर हुई है। मतलब तो मेरे को लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने को है। और मैं आज के हमारे जो प्रेजेंटर थे, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कम से कम कुछ ऐसे हमारे दिल में ऐसी जिज्ञासा जरूर मतलब आई है कुछ ऐसे कि हमें इसके बारे में और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। मतलब बहुत बहुत ही बहुत मन प्रसन्न हो गया, मतलब ये सुन के जो भी आपने आज प्रेजेंट किया है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर आनंद कुमार गिरी से कि वो कुछ, मैं इनवाइट आनंद भाई। Yes, namaste. So I could listen only part of your presentation, respected uh, our respected speaker. So what I was interested in that the border crossing between art, politics, and culture. So you mentioned about how the artist from Gwalior was working in the Akbar's court. So that kind of border crossing between art, patronage, and politics. So I request you to reflect on a bit. And then the relationship between art and society.
you know, if you can kindly tell us a little bit about that. And third query है, दिस जो लघु चित्रकला है और लघु चित्रकला के साथ जो आत्म आत्मकथा होते हैं, व्हाट आई मीन टू से आत्मगाथा और आत्म सृष्टि, सो दिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ जो पेंटर करते हैं, सो हाउ इनके आत्मा, इनके जीवन को बनाने में व्हाट रोल इट प्लेज, क्योंकि आर्ट plays some role in the life of an artist, what we call as the self formation. तो इसके बारे में आप थोड़ा हमको मदद कर सकते हैं? नहीं, थैंक यू वेरी मच गिरी जी, यू हैव आस्क्ड nice questions, and but one thing I will like to point out that whenever we will sit once again, then I will show the paintings. This is the simple elaboration of the story of the painting tradition, so far as our Indian painting tradition is concerned. But I wish, and I also requested Jayanti ji, that we will sit again and then I will show the paintings. So you will come to know what the essence of the painting is, which I was just discussing. नंद ग्वालियरी का ये जो आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आज की राजनीति से इसका उस समय की राजनीति का कोई लेना देना नहीं। आज जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि पहले के समय में समाज कलाकारों का साथ देता था। The society was very cooperative to the artists. They were the patrons of the artists. But now the artists are the subject of mockery. आज की तारीख में तो हम और आप यदि कला की किसी से बात करेंगे तो आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। तानसेन को जो है रीवा से जब बुलाया गया अकबर के दरबार में, तो रीवा के राजा उनकी पालकी ढोके ले गए थे अपने राज्य की सीमा के अंत तक, और निराला ने फटकार दिया था एक राजा को कि तुम्हारे पुरखे जो है वो तो मेरे पुरखों की पालकी ढोया करते थे, तुम क्या बात करते हो मेरे साथ। ये बड़ा फर्क आया है राजनीति में कि हमारे यहाँ कलाकारों का साथ देना समाज ने छोड़ दिया। राजाओं की सत्ता की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, संस्कृति विभागों की और सरकारों की बात में नहीं करता, क्योंकि उनके पास तो कोई दृष्टि ही दुर्भाग्य से आज की तारीख में नहीं बची। मेरे को ये कहने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को तो साथ देना चाहिए। नंद ग्वालियरी ही नहीं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे वो पूरे के पूरे रॉयल पैटर्न उनको मिलती थी, यहीं आपके ग्वालियर में ही मिलती थी, आसपास पूरी सब जगह मिलती थी। और मैंने बताया वीर सिंह देव ने जो है वो आर्टिस्ट को लगा कि पूरी रागमाला 1610 में पेंट कराई। तो ये जो है ये एक प्रमुख बात है। दूसरी बात जो आप कलाकार की कह रहे हैं कि वो तो कलाकार और जो है वो तो जन्मजात ही कलाकार, राजपथों के ऊपर जो चलने वाले होते हैं वो तो आकार होते हैं। कलाकार राजपथ के ऊपर नहीं चलता, उसकी तो पगडंडी अलग होती। इसलिए जो है आप उसको कलाकार को कला से अलग करके नहीं देख सकते। दोनों के दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। और हमारे पुराने समय में जो कविता थी वो कविता डिपिक्ट हुई, ये हिंदुस्तान में ही केवल हुआ है कि पोएम इज डिपिक्टेड। दिस इज ओनली in India where the poetry is painted, where the ragas music is painted। हमारे यहाँ रागमाला के चित्र बने। तो आप जब तक उस काल में जा करके, जैसा मैंने कहा, उन चित्रों के माध्यम से आप नहीं समझेंगे, तब तक जो है वो हमारे दिमाग में यही बात बनी रहेगी। लेकिन ये निश्चित बात है कि आज हमारे यहाँ कलाकार का साथ समाज को देना चाहिए, उसको सत्ता के पास एक दृष्टि होना चाहिए। कलाकार को कला से जुड़ा हुआ और अनस्यूत होना ही पड़ेगा, है ही, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। और चूंकि आपके यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है,
इसलिए कलाकार की दृष्टि भी में भी परिवर्तन हुआ है। और आज हमारे यहाँ विधागत विभाजन कितना हो गया है। मैं जो बात कर रहा था वो ये कि हमारे यहाँ देयर इज नो डायलॉग between the story writer and the poet. There is no dialogue between the artist and the writer. That is the main discrepancy, that is the main anomaly which prevails now. उसकी ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा, और ये हम ही कर सकते हैं। हमारे थोड़े बहुत लोग हैं जो इस तरीके की फोरम में जुड़े हुए हैं, वो कुछ कर सकते हैं, और कर सकते हैं, यही बड़ी बात है। टू ट्रेवल होपफुली इज ए बेटर थिंग देन टू अराइव। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राज धान राजनंदिनी जी कुछ पूछना चाह रही है। यस, आप अनम्यूट करके और सवाल पूछिए, राजनंदिनी जी। हाँ जी, नमस्कार। मेरा प्रश्न नर्मदा जी से है। नर्मदा जी, keeping in view the present political situation in our country, how can miniature painting be, how can we, uh, how can miniature painting contribute to national integration? That is my question. Because as we know that the Mughal period, only what Aurangzeb did, that has been highlighted all along. But what happened, the cultural upheaval in the time of Jahangir and Akbar, those things have completely been, they have, there's no mention about all the contribution of these Mughal kings in the present times. So my specific question to you is that how can miniature painting contribute to national integration uh, at present times in India? Good question, ma'am. Why not? Because even if you look about this Thakur style of painting, which flourished during the time, which was established by Avnindranath Thakur and followed by number of his disciples, including Nandalal Bose and Yamini Roy and Ukil brothers and all the Asit Hallar, they have done this work. In 1905, Avnindranath Thakur painted Bharat Mata, and that painting is still popular among the connoisseurs of Indian art. So that type of experiment may that tradition should go on. Nowadays, we are in a art world where there is no scope to have the interaction with the painting. It is a sort of monologue. We have no dialogue. मैं हिंदी में कहूँ, हम एकालाप करते हैं पेंटिंग से। हम किसी पेंटिंग के सामने, इफ वी विल स्टैंड बिफोर एनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, we can't conclude anything. I will think something more. Jayanti ji will think something more. You will infer something more, something else. So that is the main trouble. Otherwise, we have the artists who have done the work for the integration of our country, and there is a particular type of style nowadays flourished, in which they have taken the subjects of national integration uh, in the and being depicted in the format of miniature painting. There are Singh sisters. They live in the UK, but their disciples are also here in India. So the integration, the cultural exchange between the different states, the cultural traditions of different states are depicted in the paintings. Nowadays, that is popular also. Thank you so much. Thank you. बहुत थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनन्या वाजपेयी ने अपनी किताब राइटिस रिपब्लिक में अरिंदम आवाज नहीं आ रही है। जी,
अमरिंद्र नाथ ठाकुर की पेंटिंग को डिस्कस करते हुए अनन्या बाजपेयी कहती हैं कि उनका पेंटिंग न तो पॉलिटिकल पेंटिंग था और न ही किसी राष्ट्र में की बात थी। वो एक सोशल मैसेज था कि एक गुड सिविक लाइफ कैसे होती है। तो उसी तरह अब्दुल रहमान की, जो पाकिस्तानी मिनिएचर के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने वो जो साउथ एशियन कल्चरल ट्रेडिशन को जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्ट किया, उसी से सवाल निकल कर आता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भले ही वो पॉलिटिकल मैसेज के रूप में इम्पॉसिबल लगे, लेकिन एक आर्टिस्ट के मैसेज के रूप में एक इंटरकल्चरल डायलॉग का एक इनिशिएटिव प्रोसेस हो सकता है, उसके रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। उसी तरह जब हम पारितोष जी की पेंटिंग में वुमेन का पोर्ट्रे को देखते हैं, तो एक कहीं ना कहीं वो निकल के आता है कि एक आर्टिस्ट न सिर्फ अपने सोसाइटी के मॉरलिटी को वो मैनिफेस्ट करता है, बल्कि अपने सोसाइटी की मॉरलिटी को वो चैलेंज भी करता है, और काफी अनकन्वेंशनल तरीके से चैलेंज करता है। और वो एक साइलेंस होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। तो हम लोग चाहेंगे आदरणीय जयंत सिंह तोमर जी की मदद से नर्मदा प्रसाद जी के व्याख्यान इन आयामों के पर भी करे, आर्ट और सोसाइटी, आर्ट और सोशल चेंज, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों का इस GSTS वीकली फोरम में जुड़ना हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणादायक होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सपना जी। या मिनिति प्रधान जी has raised her hand, so I request Miniti ji to please Hello. give Yeah. your reflections. Hello. Am I audible? Yes, Thank yes. you. I Yes. hope that I'm not means it is time, but I'm still just one curiosity. Thank you so much. बहुत धन्यवाद. The presentation was very deep and very informative. What I just wanted to say, when you look at a picture or a art, अच्छा तो लगता है, but कभी समझ में आता है, कभी समझ में नहीं आता है. The way it has been made or what is it trying to depict, थोड़ा समझ में आता है, ज्यादा समझ में नहीं आता है. So I understand that art has a language. So my query is how we can make it more comprehensible for the common man. Somebody doesn't have much knowledge about the art. So that was my humble query. Thank you. No, this is very good question. कला के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये कि उसकी संप्रेषणीयता कितनी है, वो कितनी अपील कर रही है। आज आप देखें, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो इफ वी गो टू द एग्जीबिशंस, we don't find any dialogue, we can't converse, we see only abstract paintings. And when I visited this the museums of Paris, I found that they have just kept a board flatly, a board is kept here and they say this is painting. अब आप कैसे कहेंगे कि भाई एक बोर्ड जिसके ऊपर केवल सफेद रंग पुता हुआ है उसको आप कहते हैं कि ये पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्ट है। तो ये सारी चीजें जो है ये मानसिक विलास की चीजें हैं, और जब तक कला के अंदर संप्रेषणीयता नहीं होगी, जब तक उस लोगों की कॉमनर्स की समझ में नहीं आएगी, तब तक उस कला का कोई मतलब नहीं है। इतनी सारी एग्जीबिशंस लगती हैं, और ये जो हाल आप कला की कह रहे हैं वही बात जो है वो आपकी कविता में भी गालिब शुरू शुरू में जो शायरी करते थे वो बड़ी क्लिष्ट होती थी, तो वो उनके जो राइवल थे, उनके प्रतिद्वंदी थे ज़ौक़, उन्होंने कहा अगर अपना कहा खुद आप समझे तो क्या समझे, मजा कहने का तब है एक कहे और दूसरा समझे, कलामे मीर समझे और जुबाने मीर जा समझे, मगर अपना कहा खुद आप समझे या खुदा समझे. So now this is the state of affairs that whatever you are painting, only you know what you have painted. The commoners or the connoisseurs or the public who is coming here, they don't know. So you have very correctly pointed out that we should, our painters, our artists should try to paint the things in such a way so that they may appeal the masses.
and they may understand what the fact is. Thank you. Good question. बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आग्रह के साथ अगले GSDS फोरम में आप सबों का जुड़ने का हम निवेदन करते हैं। और आज के GSDS फोरम के संवाद को यादगार बनाने के लिए नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जयंत सिंह तोमर जी इसके सूत्रधार रहे, मेहती प्रधान जी, राजधानी जी, सपना सगरिका जी, आनंद कुमार गिरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी फेसबुक से इस प्रोग्राम को देख या सुन रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।